अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। एक ही प्रकार की जीवन पद्धति रहे यह अच्छा नहीं होता। हमारी दुनिया में शाश्वत और अशाश्वत दोनों बातें होती है। कुछ बातें शाश्वत होती है और कुछ परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील यदि न बदले तो वह अच्छा नहीं होता। एक मनुष्य का आदि समाज था, आदि युग था और आज बहुत विकसित युग हो गया है। वह प्रस्तर के युग से अणु युग तक पहुंच गया है। अगर प्रस्तर युगीन भावनाएं, वृत्तियां और प्रवृत्तियां इस अणुयुग में रहें तो वह उचित नहीं होता। एक समय था कि मनुष्य बहुत जल्दी तनाव में आ जाता, बहुत जल्दी आवेश में आ जाता और बहुत जल्दी आक्रामक बन जाता। तत्काल तलवारें निकल जाती और शस्त्र चल जाते। किंतु आज के अणुयुग में जैसे तलवारें तत्काल निकल जाती, वैसे अणुअस्त्र भी तत्काल काम में आ जाए तो संसार की क्या दशा हो सकती है, इसे हम सब जानते हैं। आज मनुष्य के लिए संतुलन बहुत ज्यादा जरूरी है, संयम बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ एक लोगों का असंतुलन सारे संसार को संहार की स्थिति में ले जा सकता है। इसीलिए आज के लोग उतने असंतुलित नहीं है और उतने असंयत भी नहीं है। इस अर्थ में पुराने जमाने की बात तो हम सुनते हैं कि बात बात में तलवारें निकल जाती, लाठियां चल पड़ती। मैं ये नहीं कहता कि आज आवेश कम हो गया है। आज भी मनुष्य में काफी आवेश है, काफी तनाव है। फिर भी जो अधिक जिम्मेवार लोग हैं वे अपने आवेश को क्रियान्वित नहीं करते। असंतुलन का एक बड़ा कारण होता है तनाव। 3 प्रकार का होता है तनाव: शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक। फिजिकल टेंशन, मेंटल टेंशन और इमोशनल टेंशन, ये 3 प्रकार का तनाव होता है। सबसे ज्यादा खतरनाक तनाव होता है यह भावनात्मक तनाव। यह वैयक्तिक है, व्यक्ति में अपनी भावनाएं होती हैं, अपने आवेश होते हैं, अपने आवेग होते हैं और उन आवेगों पर यदि नियंत्रण रखने का अभ्यास नहीं किया जाता तो वे आवेग बढ़ते चले जाते हैं और बढ़ते बढ़ते इतने खतरनाक बन जाते हैं कि व्यक्ति को सीमा से बाहर ले जा सकते हैं। भारी असंतुलन पैदा हो जाता है। यदि हम अपने आवेगों पर नियंत्रण करना सीखें तो मानसिक संतुलन अपने आप बन जाता है। क्रोध आना और क्रोध को क्रियान्वित करना, ये 2 बातें हैं। क्रोध आया, अपने तक सीमित रहा, बुराई तो है, हानि भी है, परिणाम भी अपने लिए अच्छे नहीं होते, स्वास्थ्य के लिए अच्छा परिणाम नहीं होता, किंतु सामाजिक संपर्कों में कोई अंतर नहीं आता। व्यक्ति को स्वयं को भुगतना पड़ता है, सामाजिक संपर्क उससे नहीं बिगड़ते। किंतु क्रोध जब क्रियान्वित हो जाता है तब सामाजिक संपर्कों में भी अंतर आ जाता है। पुराने जमाने की एक घटना है या कहानी है कि एक राजपूत के भाई को किसी ने मार डाला। उसके मन में प्रतिक्रिया हुई। स्वाभाविक है, हर आदमी में प्रतिक्रिया होती है कि मैं अपने भाई का बदला लूं। बहुत प्रयत्न किया, जो हत्यारा था उसका बदला लेने का काफी प्रयत्न किया और काफी परिश्रम के बाद, वर्षों बाद उसे वह पकड़ सका
पकड़कर घर पर लाया और अब मारने की तैयारी कर रहा था। उसने सोचा बचने का कोई उपाय नहीं, मरना ही होगा। तत्काल एक बात सूझी, तिनका पड़ा था, तिनका उठाया और मुंह में डाल लिया कि मैं तेरी गाय हूं। बड़ा विकराल गुस्सा। मां सामने उसकी बैठी थी। मां ने कहा, बेटा अब क्रोध को सफल नहीं किया जा सकता। जब ये तेरी गाय बन गई, अब क्रोध को सफल नहीं किया जा सकता। सब जगह क्रोध को सफल नहीं करना, कहीं कहीं क्रोध को विफल भी करना होता है। तलवार रख दी और बिल्कुल शांत हो गया। क्रोध आना एक बात और उसकी क्रियान्विति होना एक दूसरी बात है। प्रत्येक आवेग के लिए दो बातें होती है, आवेग उत्पन्न होना और आवेग का क्रियान्वयन करना। आना भी अच्छा नहीं। अपने लिए प्रत्येक आवेग हानिकर होता है, किंतु उसका क्रियान्वयन तो सारे सामाजिक संपर्कों को ही बिगाड़ देता है, संबंधों को बिगाड़ देता है। इसलिए हर आदमी के लिए, चाहे वह छोटा आदमी हो, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे शासन करने वाला हो, चाहे शासित हो, कोई भी व्यक्ति हो, प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवेग पर नियंत्रण पाना, अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। प्राचीन काल में राजा के लिए नियम बनाए गए थे। महामंत्री कौटिल्य ने, भृगु जी ने और भी जो हिंदुस्तान के राजनीति के विद्वान हुए हैं, उन्होंने राजा के लिए पूरी आचार संहिता बनाई थी। उन्होंने कहा कि राजा को स्ववशी होना चाहिए, अपने पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि राजा अपना नियंत्रण खो देता है तो सारी प्रजा नष्ट हो जाती है। तो राजा के लिए बहुत आवश्यक था इंद्रियजयी बने, आवेगों पर नियंत्रण करने वाला बने। क्यों आवश्यक था? कि जो शासक अपने आवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाता, वह परिस्थिति को सही ढंग से समझ नहीं सकता। आवेगशील आदमी कभी परिस्थिति का सही अंकन नहीं कर सकता। दूसरी बात, सही निर्णय नहीं ले सकता। आवेश में और तनाव में आया हुआ आदमी कोई सही निर्णय नहीं ले सकता, और सही निर्णय नहीं होता, उस स्थिति में परिणाम का बोध भी समाप्त हो जाता है। हमारे सामने दो स्थितियां होती है, एक प्रवृत्ति की परिस्थिति, दूसरी परिणाम की परिस्थिति। आदमी प्रवृत्ति पर ही सारा निर्णय ले तो बहुत गलत हो जाता है। हमारे निर्णय होने चाहिए परिणाम पर। परिणाम क्या हुआ? प्रवृत्ति काल में एक बात अच्छी लगती है, किंतु परिणाम जब अच्छा नहीं होता तो प्रवृत्ति में अच्छा लगने का अर्थ नहीं होता। एक बीमार आदमी पेट की बीमारी पूरा पचा नहीं सकता कुछ भी। अब खाने में गरिष्ठ वस्तु सामने आ गई, मिठाई आ गई और कोई चीज आ गई, बहुत भारी भरकम चीज है, खाने में तो अच्छी लगती है, जीभ पर उसका स्वाद है, किंतु परिणाम को न सोचे खा जाए तो क्या परिणाम होगा आप सब लोग जानते हैं। निर्णय और परिणाम ये हमारे सामने जुड़े हुए रहने चाहिए कि हम किसी भी चीज को काम में लें तो केवल प्रवृत्ति काल को न देखें, परिणाम काल को देखें कि इसका परिणाम क्या होगा। आवेश में चांटा भी उठाया जा सकता है, लाठी उठाई जा सकती है, गोली चलाई जा सकती है और कुछ भी किया जा सकता है, तो वह तो आवेश की स्थिति है। आवेश में सब कुछ संभव हो सकता है। प्रवृत्ति के आधार पर निर्णय भी लिया जा सकता है, किंतु इस बात पर जाएं कि इसका परिणाम क्या होगा। जब परिणाम का चिंतन हमारे सामने स्पष्ट होता है तो स्थिति बदल जाती है। परिणाम में हम नहीं सोचते तो स्थिति उलझ जाती है। भारतीय दर्शन ने प्रवृत्ति को बहुत महत्व नहीं दिया। हमारा दर्शन परिणामवादी रहा है। परिणाम में अच्छा होता है तो वह अच्छा है, परिणाम में बुरा होता है वह बुरा है। अच्छाई और बुराई का मानदंड प्रवृत्ति को नहीं माना गया, किंतु परिणाम को माना गया है।
ये परिणाम की दृष्टि लुप्त हो जाती है आवेग के क्षणों में और आवेश की स्थिति में। मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है।